दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सत्ता परिवर्तन सबसे ज्यादा मुश्किल रहा है। अगर भारत के इतिहास को हम देखें तो 34 वर्षों तक लगातार वामपंथियों ने शासन किया और उसके बाद 15 साल से लगातार ममता बनर्जी की सरकार है। मतलब आजादी के बाद से लेकर अब तक 78-79 वर्षों के अंदर 49 साल तक ऐसी सरकारें रही पश्चिम बंगाल में जो कि पश्चिम बंगाल की अस्मिता, पश्चिम बंगाल की पहचान की सर्वथा विपरीत रही है। मतलब पश्चिम बंगाल की धरती का संबंध शक्ति से है, माता काली से है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर से पश्चिम बंगाल जानी जाती है। पश्चिम बंगाल की पहचान रामकृष्ण परमहंस से है, पश्चिम बंगाल की पहचान स्वामी विवेकानंद से है या नहीं बताइएगा कमेंट करके। और उस पश्चिम बंगाल में 49 वर्षों से ऐसी सरकारें लगातार बन रही है मित्रों, जो स्पष्ट रूप से इन पश्चिम बंगाल की इस पहचान को मिटाने का प्रयास कर रही है। फिर भी पश्चिम बंगाल की छाती पर मूंग दल रही है, चाहे वो 34 वर्षों तक वाम मोर्चा या फिर आज 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। ये बात सही है कि वाम मोर्चा तो धर्म को अफीम कहा करती थी। जिन कम्युनिस्टों की सरकार पश्चिम बंगाल में हुआ करती थी, उनके लिए सरहद की सीमाएं किसी भी देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमा का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि कम्युनिज्म यह मानता है कि दुनिया के अंदर केवल दो ही पहचान है, एक सर्वहारा का और दूसरा पूंजीपतियों का, खैर हैव्स का और हैव नॉट्स का। लेकिन ये तो भारत है, ये तो पश्चिम बंगाल की धरती है। फिर पश्चिम बंगाल की धरती पर ऐसी सरकारें लगातार 49 वर्षों से है। उससे पहले की सरकारों के बारे में भी कोई विशेष बातें कहना मुश्किल है मित्रों, लेकिन एक बात तो मैं 49 साल की जो सरकार है, 34 साल ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य और फिर 15 साल से ममता बनर्जी। आश्चर्य लगता है ममता बनर्जी के बारे में। वही ममता बनर्जी जो कि जिन्हें की शेरनी कहा जाता था, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जब 2011 में सत्ता परिवर्तन कराया था मित्रों, तो ममता बनर्जी उससे पहले पश्चिम बंगाल में अग्नि कन्या के रूप में जानी जाती थी। और वही मुद्दे ममता बनर्जी के मुद्दे हुआ करते थे, जिन मुद्दों का इस्तेमाल आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ कर रही है। कौन मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा है मित्रों बंगाली अस्मिता की। और बंगाली अस्मिता की बात तो ममता बनर्जी भी करती हैं, लेकिन ममता बनर्जी की बंगाली अस्मिता क्या है? ममता बनर्जी की बंगाली अस्मिता का मतलब क्या केवल बंगला भाषा है? ममता बनर्जी जस्टिफाई करती हैं इस बात को कि बांग्लादेश में रहने वाले जितनी आबादी है वो सब के सब बंगाली हैं, चाहे वो बंगाल के मुसलमान ही क्यों नहीं हो। तो फिर मित्रों यूनाइटेड बंगाल का कंसेप्ट, जो सुहरावर्दी का कंसेप्ट था, वो क्या बुरा था? आज बांग्लादेश में क्या स्थिति हुई मित्रों? 1947 में भारत के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना था, उन दिनों बंगाल मुस्लिम बहुल राज्य था। आप कल्पना कीजिए कि अगर यूनाइटेड बंगाल होता तो क्या आज यूनाइटेड बंगाल बांग्लादेश में कन्वर्ट नहीं हो चुका होता? बांग्लादेश में कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? छोड़ दीजिए 47, 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तब भी पश्चिम बांग्लादेश में, जो वर्तमान में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही बन चुका है बांग्लादेश, वहां भी 32% हिंदू आबादी हुआ करती थी, जो आज घटकर कहा जा रहा है कि 4% आबादी बची है। और बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी विगत साल डेढ़ साल के अंदर में जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हुआ, जो बांग्लादेश में घटनाएं घटी, हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हुआ, और उसका साइड इफेक्ट केवल बांग्लादेश के अंदर नहीं बल्कि भारत के मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाकों में भी हुआ। क्या यही बंगाली अस्मिता है जिस अस्मिता की बात ममता बनर्जी करती है? पश्चिम बंगाल की पहचान में बांग्लादेश की भी पहचान शामिल है, जहां 32% आबादी को आज 4% पर ला दिया गया है? यह बड़ा सवाल है और यही चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा है पश्चिम बंगाल में भी क्या बांग्लादेश की तरह हिंदू सुरक्षित हैं या नहीं है?
बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की तो गारंटी आज भारत की सरकार भी नहीं ले सकती। वो तो भगवान के भरोसे हैं, उनकी किस्मत उनके साथ केवल है। जब तक उनकी किस्मत उनके साथ है तब तक वो सुरक्षित है बांग्लादेश में हिंदू। यही उनकी स्थिति है। सच है या गलत? लेकिन क्या वही स्थिति भारत के पश्चिम बंगाल में भी नहीं है? पश्चिम बंगाल में आप याद कीजिए, मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और चंदन दास के साथ क्या हुआ? वही नहीं हुआ जो बांग्लादेश में हुआ। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ वही काम तो मुर्शिदाबाद में भी हुआ। क्या इसी बंगला अस्मिता की बात ममता बनर्जी करती है? ममता बनर्जी उदाहरण देती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, ममता बनर्जी उदाहरण देती है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, ममता बनर्जी उदाहरण देती है राजा राम मोहन राय की। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब भी पश्चिम बंगाल के महान व्यक्तित्व रहे, इसमें कोई दो मत नहीं है। नोबेल प्राइज पाने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसे साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं मित्रों, जिनकी लिखी रचना दो राष्ट्रीयों में राष्ट्रगान के रूप में गाई जाती है। भारत में भी जन गण मन और बांग्लादेश में भी गौरव हासिल है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। लेकिन क्या बंगाली अस्मिता में वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र शामिल नहीं है? यह बड़ा सवाल है। क्या बंगाली अस्मिता में शरद चंद्र बोस, एक ही मां की कोख से पैदा लेने वाले दो पुत्र, शरद चंद्र बोस जिन्होंने यूनाइटेड बंगाल की कल्पना की थी सुहरावर्दी के साथ मिलकर, वो अगर बंगाल की पहचान है मित्रों, तो क्या सुभाष चंद्र बोस भारत की पहचान नहीं है? बंगला अस्मिता की पहचान नहीं है? क्या महर्षि अरविंद पश्चिम बंगाल की अस्मिता की पहचान नहीं है? क्या स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस पश्चिम बंगाल की अस्मिता के प्रतीक नहीं है? बंगाली अस्मिता के प्रतीक नहीं है? मित्रों, दुनिया में एक कहावत है, जान बचे तो लाख उपाय। आज पश्चिम बंगाल में यह चुनाव कौन जीतेगा नहीं जीतेगा सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? कहा जाता है कि जीवन में एक व्यक्ति के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए छोड़ दीजिए मित्रों, जानवरों के लिए भी सबसे पहली गारंटी जो जानवर भी चाहता है वो चाहता है सुरक्षा। एक जानवर भी सुरक्षा सबसे पहले चाहता है, और इंसान तो 3 प्रकार की सुरक्षा चाहता है। आप सोच कर देखिए कि पश्चिम बंगाल में विशेषकर जो हिंदू 70% आबादी है, आधिकारिक आबादी अब कह सकते हैं कि लगभग 70% से भी नीचे होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार 27% मुस्लिम थे वहां पे। अब अगर चूंकि 21 में जनगणना हुई नहीं, आगे जो जनगणना होना है 2027 में, जिसके रिपोर्ट्स आने हैं, संभावना यही है कि यह आबादी का आंकड़ा फिर बदलेगा। तो मित्रों, मान के चलते हैं कि 70% हिंदुओं की आबादी है। सवाल यह है कि क्या वो 70% हिंदू आबादी सुरक्षित है? यह बड़ा सवाल है। क्या चंदन दास, हरगोविंद दास इसलिए नहीं मारे गए कि वो हिंदू थे? अगर हिंदू पश्चिम बंगाल में भारत के विभाजन के बाद भी असुरक्षित है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? पश्चिम बंगाल के मालदा में जब न्यायिक अधिकारियों को, वो न्यायिक अधिकारी जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कोलकाता हाई कोर्ट ने नियुक्त किया था वोटर लिस्ट के स्क्रूटनी के लिए, जब उनका अपहरण किया जा सकता है, जब वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा मित्रों कि हर चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, मतदान के दिन और परिणाम के आने के बाद लाखों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ता है। वहां 2021 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, जीत गई थी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, जीत हुई थी। लेकिन जहां जहां ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार हारे थे, वहां वहां ममता बनर्जी के विरोधी मतदाताओं के साथ कौन सा व्यवहार हुआ? लाखों लोगों को बंगाल छोड़कर असम भागना पड़ा। सच नहीं है? क्या उनकी सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस आई? यह बड़ा सवाल है।
यह बड़ा सवाल है मित्रों कि क्या उन लोगों पर जो खतरा था वो केवल इसलिए नहीं था कि वो हिंदू थे। मित्रों, कहा जाता है कि हिंदू जहां 90% है, जहां 95% है, वहां भी अगर 5 परिवार ही मुसलमान है तो वो सुरक्षित है। हिंदू का आपका पड़ोसी होना आपके सुरक्षा की गारंटी है। क्या उल्टा उसे कहा जा सकता है कि जहां 50% भी मुस्लिम जनसंख्या है वहां शेष 50% हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी ममता बनर्जी ने निश्चित किया है इन 15 वर्षों के अंदर? ये मुद्दे हैं चुनाव के। पश्चिम बंगाल में चुनाव का मुद्दा दोस्तों विकास, वो तो मर चुका है। पश्चिम बंगाल एक जमाने में भारत की औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी। एक जमाने में पश्चिम बंगाल भारत के विकसित राज्य हुआ करते थे। पूरे देश भर से लोग नौकरी करने के लिए पश्चिम बंगाल आया करते थे। आज पश्चिम बंगाल से पलायन हो रहा है मजदूरी के लिए। क्या उसके जिम्मेवार कौन है? किस कारण से वहां के उद्योग धंधे बंद हो गए? हो गए तो हो गए। उन मुद्दों पर यह चुनाव नहीं है मित्रों। मैं बता रहा हूं आपको, यह मुद्दा ही नहीं है पश्चिम बंगाल में मतदान का। जितने भी मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं वो सब मुद्दा आप कह सकते हैं केवल गिनवाने के लिए है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा मित्रों। लेकिन मैं बहुत ही गंभीर बात कह रहा हूं आपको, ये सब मुद्दे गिनवाने के लिए हैं। कौन नहीं जानता है कि पश्चिम बंगाल आज पर कैपिटा इनकम के मामले में बहुत बुरी स्थिति में है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में पश्चिम बंगाल से मीलों आगे असम है। पश्चिम बंगाल से मीलों आगे उड़ीसा है। यहां तक कि बिहार जैसा बीमारू राज्य भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में, सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में पश्चिम बंगाल से आगे है। लेकिन यह मुद्दा नहीं है। मैंने पहले बताया, सबसे पहले इंसान चाहता है जान की गारंटी। लेकिन इंसान है तो केवल जान की गारंटी से काम नहीं चलेगा। इंसान को तो और गारंटी चाहिए सामाजिक स्तर का सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा। क्या इन तीनों में से कोई भी एक सुरक्षा ऐसा है जो वहां की 70% हिंदू आबादी को पश्चिम बंगाल में आज उपलब्ध है? नहीं है। उनके रोजगार के साधन छीन लिए गए हैं। उनके रोजगार के साधन छीन लिए गए हैं। सामाजिक स्तर पर अगर आप तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कार्यकर्ता और कैडर के संपर्क में नहीं हैं तो प्रतिदिन आप पश्चिम बंगाल में अपमानित होंगे। आपको छोटा मोटा कोई भी रोजगार, काम, नौकरी करने नहीं दिया जाएगा। यह सच है या नहीं है? राजनीतिक सुरक्षा आज पश्चिम बंगाल में दोस्तों, आप जो पश्चिम बंगाल को अगर समझने का प्रयास करें तो पश्चिम बंगाल का जो शहरी इलाका है, पश्चिम बंगाल के जो शहरी इलाके हैं वहां की डेमोग्राफी को केवल देखिए। आप गांव को छोड़ दीजिए, क्योंकि गांव में मीडिया की पहुंच कम होती है। शहर को देखिए आप मित्रों। दोस्तों, राजधानी कोलकाता पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जिसको पाकिस्तान में मिलाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना सोहरावर्दी ने कितना खेल किया था। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। वो तो मनाइए गोपाल मुखर्जी, जिसने कोलकाता को बचाया, कोलकाता के हिंदुओं की रक्षा की। वरना शायद कोलकाता भी पाकिस्तान को देने को तैयार हो जाते, रोकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सबके सब मजबूर थे। महात्मा गांधी भी मजबूर थे। हिंसा को रोकने के लिए कुछ भी मानने को तैयार होते, लेकिन हिंसा का जवाब तो दे नहीं सकते थे। तो जवाब देने के लिए कोई गोपाल मुखर्जी खड़ा होता है, कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़ा होता है यह कहने के लिए कि नहीं, हमें यूनाइटेड बंगाल नहीं चाहिए,
और न बंगाल न कोलकाता पाकिस्तान में जाएगा, बल्कि हमें हमारा हिस्सा बांट कर दे दो। जब भारत का तुम बंटवारा कर ले सकते हो तो बंगाल क्यों नहीं बटेगा? बंगाल भारत से अलग थोड़े ही है। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी या वामपंथी दलों को तो वो बंगला अस्मिता चाहिए। कौन सी बंगला अस्मिता? सुहरावर्दी वाली? सवाल यह है। तो इस चुनाव में मित्रों पश्चिम बंगाल में 3 ही मुद्दे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा, बंगाली, सच्ची बंगाली अस्मिता। बंगाली अस्मिता और इस्लामिक अस्मिता में अंतर है, यह समझिए। बंगाली अस्मिता और इस्लामिक अस्मिता में अंतर है। यह मां काली की धरती है, मां दुर्गा की धरती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए माता के हाथ में क्या है? खड्ग है ना। लेकिन अगर इस्लामिक अस्मिता की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होती है? बताने की आवश्यकता नहीं है ना। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में क्या हुआ? जितने पुरुष मारे नहीं गए उससे अधिक संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। सच है या गलत है? केवल पहली बार अभी हुआ है। शेख हसीना वाले एपिसोड में ऐसा तो है नहीं। 1971 में जनरल टिक्का खान की सेना ने कौन सा व्यवहार किया था? किसके साथ? जितने पुरुष मारे नहीं गए थे बंगाली, उससे अधिक बांग्ला बोलने वाली हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था। 1947 में जितने डायरेक्ट एक्शन में हो, चाहे उससे पहले के जितने भी नोआखाली हो, चाहे चिटगांव हो, हर जगह दोस्तों जितने हिंदू मारे नहीं गए उससे ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं हुआ था? तो कौन सी बंगाला अस्मिता की जिसकी बात ममता बनर्जी कर रही है? महिला मुख्यमंत्री है। बंगाल का चुनाव इसी मुद्दे पर है। और कम से कम बांग्लादेश की घटनाओं ने तो पश्चिम बंगाल का आंख खोला है। अब खोला है या नहीं खोला है यह तो पता चलेगा मतदान के दिन 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और उसका खुलासा होगा 4 मई को जब परिणाम निकल कर आएगा। लेकिन मित्रों एक और बात है। एक और बात क्या है कि डर के आगे जीत है। यह याद रखना होगा बंगाल के मतदाताओं को कि डर के आगे ही जीत है। कब तक डरते रहोगे? कब तक? फैसला पश्चिम बंगाल के मतदाता करेंगे। क्या करते हैं नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम तो हर मुद्दे पर निष्पक्ष, तथ्यात्मक, तर्कात्मक विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आप कितना सहमत होते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंचे। अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।